बिलासपुर गांव में जग्गू नाम का किसान रहा करता था। जग्गू बहुत ही मेहनती था और इसी मेहनत का नतीजा था कि जग्गू को हर साल उसकी फसल से मुनाफा हुआ करता था। इस बार भी जग्गू की आलू की खेती में उसे खूब मुनाफा हुआ था। अच्छी आलू की खेती होने की वजह से एक रोज जग्गू के घर एक सेठ आता है। अरे भाई साहब, जग्गू जगदीश का घर कौन सा है? मुझे जग्गू से काम था। जी मैं ही जग्गू हूँ, बताइए क्या काम है आपको? अरे जग्गू भाई कैसे हो? मैं ध्यानचंद्र सेठ। सुना है पूरे गांव में इस बार सबसे अच्छी आलू की फसल तुम्हारी हुई है। बस उसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहते थे। हाँ सही सुना है सेठ जी आपने। इस बार क्या हर साल मेरी फसल अच्छी ही होती है, तो बस इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे ज्यादा से ज्यादा आलू चाहिए था। मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं, बात भी बन जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। अरे सेठ जी बड़े नाम सुने हैं आपके, ईमान धर्म के बहुत पक्के हैं आप। बस अब थोड़ा ऊंचा नीचा देख लीजिएगा तो भी चलेगा। बस मुझे ईमानदार आदमी चाहिए था। तो ये लो 50,000 एडवांस। अभी मैं कुछ आलू की बोरियां लेकर जाता हूँ और बाकी की बोरियां धीरे धीरे ले जाऊंगा। आलू तो अच्छे हैं। जग्गू सेठ को गोदाम में भरी आलू की बोरियां दिखा देता है जिसमें आलू भरे होते हैं और सेठ को भी जग्गू के आलू पसंद आते हैं और वो आलू के एडवांस पैसे देकर आलू की कुछ बोरियां लेकर चला जाता है। सेठ के जाने के बाद जग्गू देखता है कि कई सारी बोरियां आलू की सड़ रही है। अब जग्गू घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुमन सुनो, गोदाम में जो आलू की बोरियां रखी हैं, उनमें से कई आलू की बोरियों में कीड़े लग गए हैं, वो सड़ रहे हैं, उन्हें तुम हटा देना। ठीक है जी, मैं खाना बनाकर गोदाम में खराब आलू को छाट कर हटा दूंगी। जग्गू इतना कहकर खेत के लिए निकल जाता है और सुमन काम करने के बाद घर के सामने अपने गोदाम में जाती है, जहां उसे थोड़े बहुत नहीं बल्कि कई सारे आलू बोरियों में सड़ती हुई नजर आते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। इतनी सारी बोरी आलू की खराब हो गई। ये कह रहे थे कि इन्हें मैं फेंक दूं। मैं अपने इन हाथों से इन्हें कैसे फेंक सकती हूँ? मैं खुद इन आलूओं को उगाने के लिए कितनी मेहनत कर चुकी हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना बोलकर सुमन खराब आलूओं को एक जगह इकट्ठा कर लेती है और टोकरी में भर लेती है। तभी खेत से जग्गू भी लौट आता है और वो सुमन को सड़े हुए आलूओं को इकट्ठा करता देखकर कहता है, लो, इन्हें मैंने तुम्हें फेंकने के लिए कहा था और इसे तुम इकट्ठा कर रही हो। इतने समय में तुम आलू के गोदाम में आलू की सफाई कर रही हो, फिर भी तुमने इन्हें नहीं फेंका। इसमें से बदबू कितनी आ रही है। थोड़ा आहिस्ता बोलो। इन आलूओं को मैंने इसीलिए नहीं फेंका है क्योंकि मैं इनसे आलू के चिप्स और कचौड़ी बनाने वाली हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? इन सड़े हुए आलू की कचौड़ी और चिप्स खिलाकर क्या तुम लोगों के बीमार करना चाहती हो? अरे बिल्कुल भी नहीं। मैं इसमें अपने हाथों का बना मसाला डालकर इसकी बदबू को तो दूर कर दूंगी और बचे हुए सारे आलूओं को मैं तेल में डीप फ्राई करके इनके चिप्स बना दूंगी। तुमने तो जिद ही लगा ली है। तुम्हें जो करना है करो। कल को गांव वालों ने इसे लेकर कोई सवाल उठाया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अभी मना कर देता हूँ। आपको जो करना है कर लेना, लेकिन मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। आखिर 2 पैसे आमदनी होगी तो इसमें बुराई क्या है? आपको तो वो सेठ मोटी रकम देकर गया है, तो आपको तो ये आलू खराब ही लगेंगे ना। जग्गू अपनी पत्नी को खूब समझाता है कि वो ऐसे काम ना करे, सड़े हुए आलू की कचौड़ी और चिप्स बनाकर लोगों को खिलाकर बीमार ना करे। लेकिन सुमन अपने पति की एक नहीं सुनती और अगले 2-4 दिन के अंदर ही आलू कचौड़ी और चिप्स की रेडी लगा लेती है। पहले दिन तो गांव के लोगों को जग्गू की पत्नी सुमन की रेडी के बारे में पता चलता है और दूसरे दिन से धीरे धीरे लोग उसकी आलू की कचौड़ी का स्वाद लेने पहुंच जाते हैं। आलू की कचौड़ी का स्वाद तो वाकई बहुत अच्छा था और 12 बजे के बाद जग्गू की पत्नी सुमन आलू कचौड़ी और चिप्स की दुकान लगाया करती थी और शाम के 5-6 बजते बजते उसके दुकान की आलू की कचौड़ी और चिप्स सब बिक जाया करते थे और सुमन घर लौटाया करती थी। अजी क्या बताऊं आपको, आज तो आलू की कचौड़ी और चिप्स इतनी तेजी से बिके कि बहुत अच्छी कमाई हुई। जिन सड़े हुए आलूओं को आप फेंकने की कह रहे थे वो हमें इतना पैसा दे गए हैं, देखिए आप। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था। वैसे ये बात किसी को पता न लगने पाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। अजी बस,
ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इतनी सावधानी से काम कर रही हूँ कि खाने वालों को भी पता नहीं चलेगा कि वो सड़े हुए कीड़े लगे आलूओं की कचौड़ी खा रहे हैं। अब आपको ही देख लो, आपने अभी अभी जिस आलू की सब्जी खाई है, क्या उसमें से आपको बदबू आई? नहीं ना, वो भी तो सड़े हुए आलू की सब्जी थी। जग्गू इतना सुनता है और थू थू करने लगता है, लेकिन उससे क्या फायदा। जग्गू तो भरपेट आलू की सब्जी और चावल खा चुका था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। दिन ब दिन सुमन की आलू की कचौड़ी और करकरारी चिप्स में बढ़ोतरी होती जा रही थी। लेकिन एक रोज सेठ अपने बाकी के बचे हुए आलू को देखने और उनमें से कुछ बोरियां ले जाने अपने नौकर दीनदयाल के साथ आता है। दीनदयाल, इसमें से गिनती की 5 आलू की बोरियां उठा ले और बाकी के आलू की बोरियां गिन ले, कितनी बची हैं? ठीक है सेठ जी, मैं गिनती की 5 से 6 बोरियां आलू उठा लेता हूँ, बाकी की बोरियां गिन लेता हूँ। अपने सेठ की बात सुनकर दीनदयाल आलू की बोरियां उठाकर ठेले पर रख लेता है। उसके बाद वो बाकी की बची आलू की बोरियों को गिनकर सेठ को बताता है। ये टोटल 42 आलू की बोरियां बची है। ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम यहाँ 55 आलू की बोरियां होनी चाहिए थी, जिसके मैंने जग्गू को अच्छे खासे रकम दिए हैं। अब हमने 5 बोरियां उठा ली हैं, तो 50 बोरियां होनी चाहिए। 8 बोरियां फिर भी कम है। ये तो आपको जग्गू से ही पूछना होगा, क्या पता जग्गू ने बाकी के आलू की बोरियां बेच दी हो। सेठ अपने नौकर दीनदयाल की बात सुनकर सामने जग्गू के घर जाता है और जग्गू को सारी बातें बताता है। इस पर जग्गू की पत्नी सुमन, जो कि वहीं बैठकर खाना बना रही थी, वो सेठ से कहती है, अरे इनको कुछ भी नहीं पता, ये तो मूर्ख हैं। उस दिन मैंने आपके जाने के बाद 2 बड़ी आलू की बोरी फेंकी थी और उसके बाद लगातार 1-2 बोरी आलू की फेंक ही रही हूँ, और आज भी मैंने 3 बोरी आलू की निकाली है, जो कि सड़ चुकी थी। इतनी सारी आलू की बोरियां एक साथ सड़ गई? नहीं नहीं सेठ जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने पैसों के चक्कर में उन आलू की बोरियों को बेच दिया। नहीं, सुमन ठीक कह रही है। मैंने ही उसे आलू साफ करने के लिए कहा था, क्योंकि गोदाम में बहुत सारे आलू सड़ गए थे। और सेठ जी, आपको पता नहीं है, इनकी आलू कचौड़ी और आलू चिप्स की दुकान है। हो सकता है उसमें ही इन्होंने हमारी बोरियों का इस्तेमाल किया हो। सेठ जी, मैं ईमानदारी से कसम खाता हूँ, मुझे आपकी बोरियों का नहीं पता। आप मेरा विश्वास कीजिए। कोई बात नहीं जग्गू, अच्छा किया तुमने उन सड़े हुए आलू को हटा दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। सेठ और उसके नौकर के जाने के बाद सुमन अपने पति से कहती है, देखिए जी, मैंने उन आलू की बोरियों में से 1-2 अच्छे आलू की बोरियां भी उठाई थी, ताकि सड़े हुए आलू के साथ साथ अच्छे आलू भी मिला दिए जाएं। ये क्या किया तुमने? मैंने अभी ईमानदारी की बात की है और तुमने मेरे ईमान पर सवाल उठा दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया सुमन, तुम मेरी नाक कटवा के ही रहोगी। दूसरी तरफ सेठ का नौकर दीनदयाल अपनी सेठ से कहता है, सेठ, दाल में कुछ काला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 8 बोरियां आलू की धीरे धीरे सड़ जाते, बाकी की बोरियां भी क्यों बची है? वो भी तो सड़ सकती थी ना। आप सिर्फ मुझे हुक्म दीजिए, मैं इस चोर का पता लगा कर ही रहूंगा जिसने आपकी बोरियां चुराई हैं। जग्गू ईमानदार आदमी है, बाकी गांव के किसी आदमी ने ऐसा किया होगा तो मुझे पता नहीं। अगर तुझे लगता है कि तुझे इस पर खोजबीन करनी चाहिए तो तू कर सकता है। अगले दिन ही दीनदयाल उस गोदाम के अंदर आलू की बोरियों के पीछे छुप कर बैठ जाता है और सुमन गोदाम खोलकर गोदाम में आती है और अच्छे आलूओं को छोड़कर सड़े हुए आलू उठाकर खुद से कहती है, उन्होंने कहा है कि इस सेठ जी के आलू की बोरियों में से आलू नहीं लेने हैं। वैसे भी मेरा तो सड़े हुए आलू से काम चल जाता है, कचौड़ी और चिप्स ही तो बनाने हैं, जिसे खाकर गांव के लोग भी मेरी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तो उन्हें कीड़े लगे सड़े आलूओं की कचौड़ियाँ खिला रही हूँ। उसी वक्त बोरियों के पीछे से दीनदयाल निकलता है और वो सुमन को कहता है, अब तुम्हारी सच्चाई सारे गांव वालों के सामने आकर रहेगी और तुम पर पंचायत बैठाई जाएगी। और होता भी ऐसा है। दीनदयाल वहाँ से भाग निकलता है और सरपंच के पास पहुंचकर वो वीडियो गांव वालों को दिखाता है। सरपंच भी जग्गू और उसकी पत्नी को लोगों को खिला रहे सड़े हुए आलू के चिप्स और कचौड़ी के दंड स्वरूप दोनों को गांव से निकाल देती है। और आखिर में लालच का अंत कुछ ऐसा हुआ कि गांव में सबसे अच्छी खेती करने वाला किसान जग्गू अपने ही गांव को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया। चंपापुर गांव में करुणा अपने 2 बेटे करण और चंदन के साथ रहा करती थी। करुणा गांव के ही जमींदार के खेतों में काम कर अपना घर चला रही थी। वहीं करुणा के दोनों ही बेटे
अब अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। करुणा के पति किशन लाल का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था और किशन लाल गाँव के स्कूल का टीचर था और उसका सपना था कि उसके दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर उसी की तरह टीचर बने, जिस वजह से करुणा मेहनत मजदूरी कर अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही थी। अरे तुम दोनों समय पर खाना क्यों नहीं खाते? कितनी बार कहा है पेट भरकर खाना खाया करो, तभी तो पढ़ने लिखने में मन लगा रहेगा। हाँ माँ, ये तो है, लेकिन अब मेरी 12वीं की परीक्षा पूरी होने वाली है। उसके बाद मैं भी आपके साथ काम करना शुरू कर दूंगा और टीचर के लिए फॉर्म भी भरता रहूंगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ को देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि माँ काम पर जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू छोटे। तुम दोनों को बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है और मैं चल फिर भी पा रही हूँ, तो तुम दोनों को जरूरत नहीं है मुझे घर बैठाने की। करुणा जितना अपने दोनों बेटों से प्यार करती थी, उतना ही करुणा के दोनों बेटे करण और चंदन अपनी माँ से प्यार करते थे। दोनों पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। एक रोज करुणा जमींदार के घर पहुँचती है। वहाँ जमींदार की पत्नी करुणा को आता देखकर अपने भाई मंगलू से कहती है, देख करुणा आ रही है और तूने अपने जीजा के खेत के पैसे चोरी करके तो उड़ा दिए ही हैं। अगर उन्हें पता चला कि पैसे तूने चुराए हैं तो तेरे साथ वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। तो तू बस चुप रह और देखता जा कि मैं क्या करती हूँ। मालकिन, मैं खेतों में सब्जियाँ तोड़ने जा रही हूँ। आप मुझे टोकरियाँ दे दीजिए ताकि मैं सब्जियाँ तोड़कर टोकरियों में भर सकूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुझे कल मैंने अपने घर में घुसने क्या दिया? तूने तो मेरे घर में ही चोरी कर डाली। चोरी करम जली, तुझे शर्म नहीं आई? अरे नहीं नहीं मालकिन, मैंने आपके घर में कोई चोरी नहीं की है, बल्कि मैं तो बस सब्जियां रखने पहली ही बार आपके आंगन में गई थी। तभी तो पहली बार गई और पहली बार में ही मेरे घर में चोरी कर डाली। चोरनी कहीं की। बता कहाँ रखे हैं पूरे 50,000 तूने? कहीं तूने अपने दोनों बेटों को पैसे देकर यहाँ से उन्हें भगा तो नहीं दिया? इतना कहकर कलावती करुणा के बाल पकड़ लेती है और उसे मारने लग जाती है। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है और सारी बातें जानने और सुनने के बाद वो करुणा को अपने खेत में नहीं बल्कि उसके बेटों के साथ गांव से ही निकल जाने को कहता है। अरे करुणा बहन, मैंने आपको हमेशा से बहुत मान सम्मान दिया है, लेकिन आपने ये क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि अब से आप ना मेरे खेतों में काम करने आएंगी और ना ही आपको इस गांव में रहने का हक है। मालिक, ऐसा तो मत कीजिए। बेशक आप मुझे अपने खेतों में काम करने मत दीजिए, लेकिन मुझे गांव से निकल जाने के लिए मत कहिए। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? तू चोरी करते हुए ये सब सोचना चाहिए था ना तुझे? तब तूने कुछ क्यों नहीं सोचा? अब तू गिड़गिड़ा रही है। कलावती अपने भाई की चोरी का इल्जाम करुणा पर डाल देती है और जमींदार भी अपनी पत्नी कलावती की बातों में आकर करुणा और उसके दोनों बेटों को गांव से निकाल देता है। अब मानो करुणा पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगी। वो अपने घर को छोड़कर अपने दोनों बेटों के साथ कहाँ जाएगी? लेकिन जमींदार की आज्ञा का पालन तो करना ही था और करुणा भी जमींदार की बात मानते हुए गांव से अपना कुछ ही सामान लेकर अपने दोनों बेटों के साथ गांव से निकल पड़ती है। जंगल के रास्ते तीनों माँ बेटे अपनी नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ते हैं। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे जमींदार जी अच्छे नहीं लगते और उनकी पत्नी ने तो हद ही कर दी। हाँ, मेरी मासूम सी माँ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सच्चाई को किसी का डर नहीं और सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, लेकिन सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, भगवान को यही मंजूर है तो हम नई जिंदगी की शुरुआत कर लेंगे। तुम दोनों मेरे राम लखन हो। तुम दोनों के बिना तो मेरी जिंदगी भी अधूरी है। हम अपने नए सफर की शुरुआत में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब भगवान का दिखाया हुआ रास्ता है बेटा। तीनों गांव से काफी दूर निकल जाते हैं। जंगल के रास्ते से होते हुए वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक कहीं घर नहीं नजर आ रहा था। वो तीनों थके हुए थे। हालांकि थोड़ी दूर और चलने के बाद करण को एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। अरे माँ देखो, एक टूटा फूटा घर और इस घर पर तो एक बोर्ड भी लटक रहा है और बोर्ड पर लिखा है बाबा बर्फानी का ढाबा। इसका मतलब यहाँ किसी का ढाबा रहा होगा। क्यों, हम अंदर जाकर देख सकते हैं?
फिलहाल तो हम बहुत थक गए हैं और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है इस ढाबे में रुकने के अलावा। और यहाँ से कुछ ही दूर पर एक दूसरा गांव भी शुरू होता है, तो शुरुआत हम इस ढाबे से ही करते हैं। ये तो सालों साल पुराना लग रहा है। इतना कहकर तीनों उस ढाबे के पास पहुंचते हैं और चंदन जैसे ही ढाबे का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुलते ही अंदर से एक अजीब सी रोशनी आती है। साथ ही उस ढाबे में से चमगादड़, पक्षी सभी एक साथ उड़ते हुए बाहर निकलते हैं। एक पल को तो करुणा भी डर जाती है, लेकिन चंदन और करण अंदर जाते हैं और ढाबे को देखकर खुश होते हुए अपनी माँ से कहते हैं, देखा ना माँ, मैंने कहा था ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भगवान ने हमें जो भी रास्ता दिखाया अच्छा ही दिखाया है। वैसे ये ढाबा काफी साल पुराना लगता है। अरे माँ देखो, यहाँ तो फ्रिज भी रखा है, क्या ये हमारे काम आएगा? ये तो बहुत पुराना लग रहा है भैया। वैसे जल्दी से इस ढाबे की सफाई करके रहने का बंदोबस्त करते हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ चल चल कर। मेरी भी दोनों टांगे जवाब दे चुकी है, लेकिन मैं करती हूँ ढाबे की सफाई। तुम दोनों आराम करो। बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों भाई मिलकर ढाबे की सफाई करेंगे और आप बैठिए यहाँ पर। करुणा अपने बेटों के साथ सुबह ही अपने गांव से निकल जाती है और कई घंटे का सफर तय करके वो दूसरे गांव तक पहुंचती है, जहां रास्ते में उन्हें एक ढाबा मिलता है। उस ढाबे में तीनों ही माँ बेटे रहने का फैसला करते हैं। ढाबा टूटा फूटा हुआ था, जिसे अच्छे से साफ करके जंगल से घास फूस लाकर दोनों भाई उसकी मरम्मत करते हैं। अब शाम का समय हो चुका था। साफ सफाई के बाद तीनों जब देर रात आराम करने जाते हैं, तभी करण हंसी मजाक में ढाबे में रखा फ्रिज खोलकर अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, इस फ्रिज को मैंने खोल दिया है। अब रात भर में इसमें से ठंडी ठंडी एसी जैसी हवा आएगी और पूरे घर को बिल्कुल ढाबे के बोर्ड के नाम के मुताबिक बर्फीला बना देगी। बाबा बर्फानी का ढाबा बर्फों से ढका हुआ। तेरा बचपना अभी तक नहीं गया है, इतना बड़ा हो गया है, नालायक कहीं का। चल आकर सो जा। करण फ्रिज का दरवाजा खोलकर सो जाता है, ताकि उस टूटे फूटे फ्रिज से ठंडी ठंडी हवाएं और बाबा बर्फानी के नाम से फेमस ये पुराना सा टूटा हुआ ढाबा, जिसमें तीनों माँ बेटे आज ही रहने आए थे, वो बर्फ का बन जाए। अब अगली सुबह जैसे ही करुणा उठती है तो उसे ठंड सी महसूस होती है और वो देखती है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ढाबे में रखी कुर्सी, टेबल, लाइट, पंखे और भी सामान सब बर्फ से ढके हुए थे। यहाँ तक कि बाहर से भी ढाबा बर्फ का बन चुका था। अरे बाप रे, ये क्या? ये ढाबा तो बर्फ का बन चुका है। कहीं ये इस फ्रिज की वजह से तो नहीं हुआ? अरे माँ, ये ढाबे को क्या हुआ? बाप रे, ये तो बर्फ से ढका है। क्या ये इस फ्रिज का कमाल है? अरे करण उठ तो, तूने तो कमाल ही कर दिया। हम तो बर्फीले ढाबे में बैठे हैं, बाबा बर्फानी के ढाबे में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? तभी तो मैं कहूँ कि रात में मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। फिर मुझे लगा कि कहीं मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन सपना भी सच होता है, मुझे पता नहीं था। चलो, हमें तो बना बनाया ढाबा मिल गया। क्यों माँ, सही कहा ना? अब तो ये बाबा बर्फानी का ढाबा लोगों के ऊपर बर्फ बरसाएगा और लोग भी इस ढाबे को देखने और यहाँ का स्वाद चखने जरूर आएंगे। हमारा काम तो बन गया। अब ये ढाबा भी हमारा, घर भी हमारा और कमाई भी हमारी। चंदन जैसे तैसे ढाबा खोलने के लिए पैसों का इंतजाम करता है और 2-4 दिन के अंदर ही बाबा बर्फानी के ढाबे में दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हर तरह के आइटम का खाना ढाबे में लगा देता है और लोग भी बर्फ का बना ढाबा देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। पास के गांव वालों को जब बाबा बर्फानी के ढाबे के बारे में पता चलता है तो वो बर्फ के बने ढाबे को देखने और वहाँ का जायका लेने जरूर आते हैं। लेकिन जिस गांव से करुणा और उसके बेटों को निकाला गया था, वहाँ के जमींदार को इन सारी बातों की खबर लगती है और वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे बाप रे, क्या बात है, करुणा के तो भाग ही खुल गए। बर्फ के ढाबे को खोलकर, लगता है हमारे पैसों से ही ढाबा खोला है उसने। यार, गांव से तो बला टली। कलावती और जमींदार की बातें उसकी बेटी सुनंदा सुन रही होती है। सुनंदा करुणा के बेटे चंदन को बहुत चाहती थी, लेकिन चंदन सुनंदा से शादी इसीलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वो गरीब था और जमींदार का हमेशा से एहसानमंद रहा था, जिसने उसके परिवार को हमेशा रोजी रोटी दी।
लेकिन सुनंदा चंदन से पागलों की तरह प्यार करती थी। अब उसे जब चंदन के बर्फीले ढाबे के बारे में पता चलता है तो वो ढाबे को देखने देर रात पहुंचती है और उस ढाबे पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो आग लगाते हुए खुद ही उसमें झुलस जाती है। अब मिट्टी के तेल की बदबू से करुणा बाहर निकलती है और करुणा को देखकर सुनंदा जो कि चादर ओढ़े थी वो वहाँ से निकल पड़ती है। अरे कौन हो तुम? रुको जरा, मेरे ढाबे को तुमने आग लगाने की कोशिश की। अरे चंदन, करण, जल्दी बाहर आओ, देखो कोई हमारे ढाबे को जलाने की कोशिश कर रहा था। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? बर्फ की चीज कभी जला करती है? और कितना मूर्ख होगा वो आदमी जो इस बर्फ के ढाबे को जलाने आया। ढाबा तो नहीं जलता, लेकिन सुनंदा उस आग में झुलस जाती है। हालांकि जमींदार को जब पता चलता है कि उसकी बेटी आग में झुलस गई, तो जमींदार अपनी बेटी से पूछता है कि आखिर उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, जिसका एक हाथ और आधा चेहरा आग से झुलसा हुआ था। तब सुनंदा अपनी सारी आपबीती बताती है कि वो चंदन से प्यार करती थी, लेकिन चंदन ने उसके पिता के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए उससे शादी नहीं की। और जब चंदन ने सुनंदा से शादी करने से इनकार किया तो वो बदला लेने के लिए उसके बर्फीले ढाबे को जलाने गई थी, लेकिन खुद ही झुलस गई। ये सुनकर जमींदार खुद अपनी बेटी का हाथ चंदन के लिए मांगने उसकी माँ करुणा के पास जाता है, क्योंकि करुणा की सच्चाई खुद जमींदार का साला जमींदार को बताकर अपने गांव लौट चुका था, क्योंकि वो अपनी भांजी का ये हाल देखकर बड़ा दुखी था। और इस तरह करुणा के बेटे चंदन की जमींदार की बेटी से शादी हो जाती है और उसके बर्फीले ढाबे का खूब नाम चल उठता है, जिस वजह से जमींदार भी अपनी बेटी को चंदन के साथ ब्याहने में हिचकिचाता नहीं है। और करुणा मन की बहुत साफ थी, इसलिए वो जमींदार की आधी जली हुई बेटी को भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है और उसका इलाज भी करवाती है।